मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जगह पर जाना ठीक नहीं है। वहां पर जिंदा बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम्हें नहीं पता कि इन तीनों चाबियां को हासिल करने के बाद कोई अच्छा इनाम मिलेगा या नहीं। क्या पता दरवाजे के पीछे कोई बड़ा खतरा इंतजार कर रहा हो, निशिका दक्ष से कहती है। लेकिन मैं ये जरूर दूंगा। मैंने एक चाबी हासिल की है तो दूसरी भी हासिल करूंगा। अगर तुम साथ दोगी तो ये सफर आसान हो जाएगा, नहीं तो ये काफी मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, दक्ष निशिका की तरफ देखते हुए कहता है। मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हें इस बारे में सोचकर बताऊंगी, निशिका कहती है। फिर दक्ष उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। दक्ष कुछ देर बी गेम खेलने के लिए चला जाता है। हालांकि मास्टर ऑनलाइन नहीं थे, इसलिए दक्ष कुछ रैंडम मैच ही खेलता है, क्योंकि ना ही वो लड़की ऑनलाइन थी जो हर टाइम दक्ष से लड़ती रहती थी। फिर दक्ष गेम से बाहर आ जाता है और ऐसे ही देव आश्रम में घूमने लगता है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो राजेश गोयंका था। उसके साथ में एक लड़की थी जो देखने में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने सुना तुम्हारा ड्रैगन मर गया, राजेश गोयंका मुस्कुराते हुए कहता है। दक्ष कुछ नहीं बोलता और बस वहां से जाने लगता है। रुको अभी यार, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर बात तो कर ही करते हैं, राजेश गोयंका कहता है। ये कौन है जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, राजेश गोयंका के पास में पड़ी लड़की पूछती है। ये बहुत फेमस लड़का है, एक बार हमें लगा ये मर गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वापस आ गया था, इसीलिए यहां पर इसको सभी जानते हैं। लेकिन ये इतना ताकतवर नहीं है, बहुत कमजोर है ये, राजेश गोयंका कहता है। दक्ष को उसे लड़की की शक्ल कुछ जानी पहचानी नजर आ रही थी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था उसने उसको पहले कहां पर देखा था। जब राजेश गोयंका ये देखा है कि दक्ष उसके पास खड़ी लड़की को ही देख रहा है, तब राजेश गोयंका कहता है, तुम इससे दूर रहना, ये मेरे चाचा की बेटी है। पायल गोयल का जब दक्ष ये नाम सुनता है तब उसे याद आ जाता है कि उसने लड़की को कहां पर देखा था। ये वही लड़की थी जो वीआर गेम में दक्ष से लड़ती रहती थी। दक्ष एक बार फिर इसको देखा है और वहां से चला जाता है। दक्ष जानता था कि ये लड़की कितनी बदतमीज है। अगर उसे ये पता चल गया कि दक्ष वही गेम वाला लड़का है, तब पता नहीं ये क्या करेगी। 5 दिनों के बाद दक्ष को गेम के अंदर मास्टर मिल जाते हैं और दक्ष मास्टर से फिर से सीखना शुरू कर देता है। दक्ष सोच रहा था कि जब तक वो अगले मिशन पर नहीं जाता है तब तक वो मास्टर से जितना हो सके उतना सीख ले और इसी बीच कोई एक और हाइपर जीन आर्ट की प्रैक्टिस कर ले। इसीलिए दक्ष रात में फिर से लाइब्रेरी जाने की सोचता है ताकि वहां पर उसे कोई और जीन आर्ट मिल सके। रात होते ही दक्ष हमेशा की तरह सबसे बचते हुए लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और ताला खोलकर दूसरे कमरे में पहुंच जाता है जहां पर कुछ खास किताबें ही मौजूद थीं। दक्ष उनकी में से कुछ खास किताबें ढूंढने लगता है ताकि वो उनको ले सके। कुछ देर देखने के बाद दक्ष को वहां पर 2 ऐसी किताबें मिलती हैं जिनको वो अच्छे से पढ़ने के बारे में सोच सकता था। पहली किताब इवॉल्विंग के बारे में थी। दक्ष इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहता था ताकि एक बार सभी पॉइंट्स पूरे होने के बाद ये जानकारी उसके काम आए। और दूसरी किताब एक हाइपर जीन आर्ट के बारे में थी। दक्ष उनको लेकर अपने कमरे में वापस आ जाता है और सबसे पहले अपनी नई हाइपर जीन आर्ट को देखने की सोचता है और उस किताब को पढ़ाना शुरू कर देता है। उस किताब के अंदर 2 हाइपर जीन आर्ट लिखी हुई थी। पहली हाइपर जीन आर्ट का नाम लाइटनिंग बोल्ट था, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि इसको इस्तेमाल करने पर रिजल्ट अच्छे मिल सकते थे, लेकिन ये ब्लैक ब्लड से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने पर यह शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठी करके एक हमले में जोड़ सकती थी। अगर मैं इसको सिखाता हूं तो मैं बस एक ही हमला कर पाऊंगा, उसके बाद मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। ऐसे में ये लड़ाई में ज्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन इसका एक हमला काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, इसलिए मुझे इसको सीख भी लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल मैं केवल सही जरूर आने पर ही करूंगा, दक्ष सोचता है। चलो दूसरी देखा हूं, दक्ष कहता है। दूसरी हाइपर जीन आर्ट का नाम सनशाइन था। इस जीन आर्ट के अंदर काफी ज्यादा कमी थी। इसको सीखने पर शरीर अपनी सारी हदों को पार कर सकता है। अगर किसी लड़ाई के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। हालांकि वो उस इंसान की होती है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिक पाती। इसका इस्तेमाल करने पर बहुत ज्यादा ताकत तो मिलती ही है,
लेकिन इसके बाद शरीर पर गहरा असर पड़ता है और शरीर बिल्कुल थक जाता है। कोई अच्छी जीन आर्ट नहीं मिल सकती क्या, मुझे दक्ष सोचता है। अगर वहां पर कोई अच्छी जीन आर्ट अच्छी होती तो उसको वहां पर क्यों रखते। ये सभी की सभी बहुत ज्यादा खतरनाक है। या तो ये सामने वाले को मार देगी या इसको इस्तेमाल करने वाले को चेस 50-50 ही है इसमें। दक्ष इस जीन आर्ट से खुश तो नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने इन दोनों को ही सीखने का फैसला लिया। इन दोनों को तो मैं थोड़ी देर बाद में देखूंगा, पहले ये इवॉल्विंग पर लिखी किताब तो पढ़ लूं, दक्ष कहता है और उसे किताब को पढ़ने लगता है। उसे किताब में हर एक चीज को अच्छे से बताया गया था। हालांकि निशिका ने कुछ हद तक बताया था, लेकिन उसकी किताब में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। जब कोई अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर लेता है तब वो इवॉल्व कर सकता है। इवॉल्व होने के लिए उसे नीलकुंड में रहना पड़ता है जब तक उसकी बॉडी इवॉल्व नहीं हो जाती। इवॉल्व होने में कई बार 2 दिन या फिर उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। जो इवॉल्व होने में कितना समय लगा वो अपने आप को उतना ही अच्छा बन पाएगा। दक्ष उसे किताब को ध्यान से पढ़ रहा था। उसे किताब में आगे लिखा हुआ था, नीलकुंड एक नीले रंग का पानी है जिसमें से हमेशा धुआं उठता रहता है। इवॉल्व होने के बाद हर किसी को पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। ये पॉइंट्स पहले के जैसे लेवल में नहीं होते, ये बस चलते रहते हैं। ये कितने भी हो सकते हैं, 1000 से भी ज्यादा। इनके कई नाम रखे गए हैं, जैसे सुपरस्टार, सुपर पॉइंट, सुपर जीन। ये उसे पर डिपेंड करता है जो इसको जी नाम से बोलना चाहिए। उसे किताब के कुछ पन्ने जले हुए थे। दक्ष को उन जले हुए पन्नों में एक नाम नजर आता है जो था फाइनल लेवल। ये नाम देखते ही दक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे लगा था कि फाइनल लेवल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी तब में वो नाम देखकर उसे लगने लगा कि उससे पहले भी किसी ने फाइनल लेवल के बीस्ट को मारा है, इसलिए उसने ये नाम इस किताब में लिखा है। दक्ष कुछ और नाम पढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो पन्ने काफी जले हुए थे, लेकिन फिर भी दक्ष को कुछ और नाम समझ में आ जाते हैं जो थे 1000 पॉइंट्स आगे की कुछ नाम जले हुए थे। उसके बाद लिखा हुआ था मल्टीवर्स, फिर कुछ नाम मिट हुए थे और फिर लिखा हुआ था अलग अलग ग्रह और उनके सुपर बीस्ट दक्ष। ये कुछ जले हुए नाम पढ़कर काफी ज्यादा हैरान था। उसे इन कुछ नाम से ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि आगे के सारे पन्ने पूरी तरह से जल चुके थे और उनका पढ़ना मुश्किल था। इसलिए दक्ष उसे किताब को वापस वहीं पर छोड़ने की सोचता है। ये कोई मार्वल की फिल्म थोड़ी चल रही है जो इसमें मल्टीवर्स, अलग अलग ग्रह है और ये सब आ रहे हैं, दक्ष स्माइल के साथ कहता है और उसे किताब को वापस लाइब्रेरी में रखने के लिए चला जाता है। दक्ष ने हाइपर जीन आर्ट लिखकर अपने पास रख ली थी, क्योंकि उसे पता था कि उनको सीखने में समय लगने वाला है, इसलिए वो आराम से उनको सीखने वाला था। किताबों को रखने के बाद दक्ष अपने कमरे में आ जाता है। फिर दक्ष उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। दक्ष पहले सनशाइन को सीखने की सोचता है, जो कुछ समय तक तो उसे ताकत देगी। कुछ दिनों तक दक्ष सुबह सनशाइन की प्रैक्टिस करता और शाम को लाइटनिंग बोल्ट की, और इसी बीच मास्टर से तलवार लाने के बारे में और सीखता रहता। वो अगले मिशन पर जाने से पहले अपने आप को काफी मजबूत बनाना चाहता था। काफी दिन हो गए हैं, मुझे निशिका से पूछना चाहिए कि उसने क्या सोचा है। वो मेरा साथ देगी या मुझे ही जाना होगा, दक्ष सोचता है और निशिका से मिलने के लिए चला जाता है। निशिका के पास जाने के बाद दक्ष उसे पूछता है, मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे हमारी स्पेशल टीम के बारे में पूछा था। तुमने इतने दिनों में तो सोच ही लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है। ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसमें हमें सबसे अच्छे लोग चाहिए होंगे हमारी टीम में, निशिका कहती है। इसका मतलब तुम मेरी टीम बनाने में मदद करोगी? दक्ष पूछता है। हाँ, मैं तुम्हारी टीम बनाने में मदद करूंगी, लेकिन टीम बनना कोई आसान काम नहीं है। हम वहां पर हमारे ग्रुप के सभी लोगों को नहीं लेकर जा सकते हैं। हमें बस कुछ खास लोग ही लेकर जाने होंगे जो हमारी मदद के लिए तैयार हो। तुमको जिनको लेकर जाना है उनके नाम मुझे बता देना और उनसे पूछ भी लेना कि वो इस मिशन पर जाएंगे या नहीं। मैं भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को इकट्ठा करती हूँ, निशिका कहती है। ठीक है, मैं चलता हूँ और अपनी टीम के बारे में देखता हूँ कि कौन कौन उसमें आ सकता है। तुम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि अब तक की सबसे अच्छी टीम बने, दक्ष कहता है और वहां से चला जाता है। अब मैं सबसे पहले किसको अपनी टीम में लूं,
दक्ष सोचने लगता है कि वो पहले किसके पास जाए। मुझे विक्की और राघव से शुरुआत करनी चाहिए, वो मेरे पुराने दोस्त हैं, तो पहला मौका उन्हें को मिलना चाहिए, दक्ष कहता है और उनसे मिलने के लिए चला जाता है। काफी देर देखने के बाद वो दोनों दक्ष को मिल ही जाते हैं। कहाँ हो तुम दोनों? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, दक्ष कहता है। क्या बात करनी है, बोलो, विक्की पूछता है। मैं निशिका के साथ मिलकर एक टीम बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी उसे टीम में शामिल हो जाओ। इस मिशन पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने के चांस है तुम्हारे लिए। हो सकता है इस मिशन पर तुम अपने 5 लेवल के पॉइंट्स पूरे कर लो, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। हम तो पहले ही तुम्हारे साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने ही मना किया था। लेकिन अब जब तुम खुद से टीम बना रहे हो तो हम तुम्हारे साथ जरूर आएंगे, राघव कहता है। राघव की बात सुनकर दक्ष खुश होता है और उनको इस मिशन पर होने वाले खतरों के बारे में बताने लगता है। लेकिन उन दोनों को वहां के खतरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए बिना किसी दिक्कत के वो दोनों मान जाते हैं। चलो तुम दो तो हो गए, अब अगले के पास चलते हैं, दक्ष कहता है। किसके पास? विक्की पूछता है। निशा के पास चलते हैं, वो भी पिछले मिशन में काफी मददगार साबित हुई थी, दक्ष स्माइल के साथ कहता है। फिर दक्ष के साथ साथ विक्की और राघव भी निशा से मिलने के लिए जाने लगते हैं। निशा अपने कमरे से बाहर आ रही थी। दक्ष उसको देखकर उसे रोकता है ताकि वो उसे बारे में बात कर सके। हम एक और मिशन पर जाने वाले हैं, क्या तुम इस बार भी हमारे साथ आना पसंद करोगी? दक्ष निशा से कहता है। हम अभी तो मिशन से आए हैं और इतनी जल्दी एक और मिशन? निशा कहती है। इस बार वाला मिशन पहले से और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है और शायद खतरे भी ज्यादा होंगे, इसलिए तुम्हारा मन हो तो ही बताना, दक्ष निशा से कहता है। तुम कहीं स्कल आइलैंड पर जाने की तो नहीं सोच रहे हो? निशा कहती है। निशा के मुंह से स्कल आइलैंड का नाम सुनकर विक्की और राघव भी दक्ष को घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि दक्ष ने यह बताया था कि इस मिशन पर खतरा होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो कहां पर जाने वाले हैं। तुम सही सोच रही हो, हम वहीं पर जाने वाले हैं, लेकिन इस बार छोटे ग्रुप में नहीं, एक बड़े ग्रुप के साथ मैं अपनी तरफ से अपनी टीम इकट्ठी कर रहा हूं और निशिका अपनी तरफ से हम मिलकर वहां पर जाएंगे ताकि खतरा कम हो, दक्ष कहता है। भाई ये क्या सोच रहा है तू? वहां पर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। कोई आसपास ही शिकार ढूंढ ले, इतना बड़ा खतरा ठीक नहीं है तुम्हें। यहां आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, विक्की दक्ष से कहता है। मैंने ये सब सोच समझ कर ही किया है। अगर इस मिशन पर जो आएगा उसे फायदा जरूर होगा और वो अपनी ग्रोथ बहुत तेजी से कर पाएगा, दक्ष विक्की से कहता है। विक्की और राघव को यहां पर आए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने सभी लेवल के पॉइंट पर नहीं किए थे। ऐसे में उनका उससे मिशन पर जाना काफी खतरनाक हो सकता था। ये सब क्या हो रहा है? उनको पीछे से आवाज आती है। जब वे पीछे देखते हैं तो वहां पर कबीर खड़ा हुआ होता है और दक्ष को देख रहा होता है। लगता है इसमें सारी बात सुन ली, विक्की धीरे से कहता है। फिर कबीर उनके पास आने लगता है। दक्ष सोच रहा था कि वो उसको क्या बताएगा। तुम सबकी मिशन पर मेरी बहन को लेकर जाने की बात कर रहे हो कबीर? उनके पास अगर पूछता है। भाई ये सब एक और बड़े मिशन पर जा रहे हैं और उसके लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उनके साथ आऊंगी या नहीं, बस इतना ही, निशा कहती है। वैसे तुम कहां पर जाने की सोच रहे हो कबीर? पूछता है। स्कल आइलैंड, विक्की कहता है। इतनी खतरनाक जगह पर मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, तुम किसी और को ले जाओ, कबीर कहता है। लेकिन भाई इस मिशन पर जाना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, शायद मैं अपने सभी पॉइंट्स भी पूरे कर लूं। पिछले मिशन पर मुझे काफी पॉइंट्स मिले थे, निशा कहती है। तुम जानती हो वहां पर कितना खतरा होने वाला है, इसलिए तुम वहां पर नहीं जाओगी, कबीर कहता है। हम सब भी तो जा रहे हैं और निशिका भी जा रही है, वो भी एक सबसे मजबूत टीम के साथ, राघव कहता है। भाई मुझे भी इस मिशन पर जाना है, निशा कहती है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर आऊंगा ताकि तुम्हें हर खतरे से बचा सकूं, कबीर कहता है। और फिर सब के सब दक्ष को देखने लगते हैं कि दक्ष क्या बोलता है। तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, दक्ष कहता है। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि वो उसके बाद कबीर के पास ही जाएगा ताकि वो इस मिशन पर अपनी बहन को खतरों से बचा सके। यही सोचकर दक्ष कबीर के लिए हां कर देता है। तो हम 5 तो हो गए, अब और किसको लेना है? विक्की पूछता है। हम कुछ दिनों के बाद इस मिशन पर जाएंगे, तब तक तुम इस मिशन के लिए तैयारी कर लो। तुम्हें जो जो सामान चाहिए वो सब इकट्ठा कर लो ताकि ये सफर आसान हो सके। मैं तब तक निशिका के पास जाकर देखा हूं
कि उसने अपनी टीम में किन किन को लिया है। सभी हाँ बोलते हैं और जरूर का सामान लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद दक्ष निशिका के पास वापस जाता है ताकि वो पता कर सके उसने किसी को अब तक टीम में जोड़ा है या नहीं। तुमने अब तक कितनों को इस टीम में रख लिया? दक्ष निशिका के पास जाकर पूछता है। अभी तक मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं रखा है, फिर भी 4 तो हो ही गए हैं, निशिका कहती हैं। तो बताओ तुमने किन किन को अपनी टीम में रखा है? दक्ष पूछता है। एक तो मैं अपनी टीम में से प्रीत सिंघल को लिया है, एक पूजा सिंधिया को और एक राजेश गोयंका, साथ में उसकी बहन पायल गोयका हमारे साथ इस मिशन पर आएंगे, निशिका कहती है। लेकिन राजेश गोयंका को लेने की क्या जरूरत थी? दक्ष पूछता है। वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो हर मिशन में सबसे आगे रहना पसंद करता है और उसके होते हुए हमारा मिशन और भी आसान हो सकता है, निशिका दक्ष को बताती है। लेकिन उसकी बहन को लेने की क्या जरूरत थी? फिर दक्ष पूछता है। वो दूसरे आश्रम से यहां पर आई है और वो भी लड़ने में काफी अच्छी है, इसलिए राजेश गोयंका उसको अपने साथ इस मिशन पर लेकर जाना चाहता है, इसलिए वो आ रही है, निशिका कहती हैं। दक्ष लंबी सांस लेता है और निशिका को अपनी टीम के सभी लोगों के बारे में बता देता है। दक्ष के साथ उसकी टीम में 10 लोग हो गए थे। निशिका, चौधरी, दक्ष, विक्की, राघव, निशा कबीर, प्रीत सिंघल, पूजा सिंधिया, राजेश गोयंका, पायल गोयंका, ये सभी उसे मिशन पर जाने वाले थे। लेकिन दक्ष और निशिका को ही पता था कि वो दोनों वहां पर दूसरी चाबी के लिए जा रहे हैं। बाकी सब तो शिकार के लिए जा रहे थे और उन्हें इस मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चलो ठीक है, हम कुछ दिनों के बाद यहां से निकलेंगे, दक्ष कहता है। ये सफर आसान नहीं होने वाला दक्ष, क्योंकि वो आइलैंड समुद्र में है और समुद्र में किसी बीस्ट को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है और वहां पर काफी खतरनाक बीस्ट भी मिल सकते हैं। क्या पता हम वहां तक पहुंचने से पहले ही किसी समुद्री बीस्ट के हाथों मारे जाएं। हमें उसके लिए कुछ सोचा होगा, निशिका कहती है। तुम चिंता मत करो, इस बारे में हम सोच लेंगे। हमारे पास कुछ दिन है, हम पूरी तैयारी कर ही जाएंगे। जितना हो सके उतने खतरों से बचने की कोशिश करेंगे, दक्ष कहता है। फिर दक्ष वहां से निकालकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। चलो, ये काम तो हो गया। अब जरा कुछ पता करते हैं कि मेरी फाइनल लेवल की डेडली नाइट शेड की सोल आखिर करती क्या है। इतना समय हो गया है और मुझे यह भी नहीं पता चला कि वो करती क्या है। मैं वह गेम खेलने चलता हूं और अपनी डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल उसके अंदर कर लूंगा, दक्ष सोचता है और गेम के लिए चला जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो दक्ष के लिए यह थी कि गेम के अंदर उसकी ये सोल कोई भी काम नहीं कर रही थी। जब काफी देर तक दक्ष उसको गेम के अंदर नहीं देख पाता है तो वो गेम से बाहर आ जाता है। मुझे इसको गेम के बाहर ही पता लगाना होगा, गेम के अंदर तो ये किसी काम की नहीं है। शायद इसका इस्तेमाल गेम के अंदर नहीं किया जा सकता है। कोई बात नहीं, मैं इसका इस्तेमाल बाहर करके देखता हूं, दक्ष सोचता है और आश्रम के आसपास शिकार के लिए चला जाता है। वो वहां पर किसी बीस्ट से लड़कर यह देखना चाहता था कि ये सोल आखिर करती क्या है। जब दक्ष आश्रम के बाहर बीस्ट के शिकार के लिए गया था तब आसमान में एक बड़ी स्पेसशिप नजर आने लगती है जो देव आश्रम के पास आकर रुकती है। उसके अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं। पहले महामहिमकाल और उसके साथ 2 लेवल 5 के मानवर थे। हमें पिछली बार के जैसे सभी को मारना है क्या? एक मानवर पूछता है। अभी नहीं, जब मैं तुमसे कहूं तब तुम किसी को मार सकते हो, लेकिन तब तक तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जाकर उसे दूसरे लड़के से बात करता हूं, काल कहता है और वहां से चला जाता है। दक्ष जहां पर शिकार के लिए गया था, काल वहीं पर आ जाता है। दक्ष काल को देखकर हैरान था कि ये कौन है, क्योंकि दक्ष ने पहले कभी उसे वहां पर नहीं देखा था और दक्ष को उसे देखकर अंदर से महसूस हो रहा था कि उससे उसकी खतरा हो सकता है। कैसे हो? दक्ष काल कहता है। क्या आप मुझे जानते हैं? दक्ष पूछता है। मैं सबको जानता हूं, काल मुस्कुराते हुए कहता है। आपको मुझसे क्या काम है और मेरे पास क्यों आए हो? दक्ष पूछता है। मैं तुम्हें वो देने आया हूं जो तुम्हारा है, उसे लेना या ना लेना तुम्हारा हक है, मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा, काल कहता है। मैं कुछ समझ नहीं, आप मुझे क्या देने आए हो? दक्ष पूछता है। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस दे सकता हूं और तुम्हें सब कुछ सीख भी सकता हूं। तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता हूं अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, तो काल कहता है।
मुझे आपके साथ कहीं पर भी नहीं आना। कुछ टाइम के बाद मैं अपनी शक्तियां खुद हासिल कर लूंगा, दक्ष कहता है और वहां से जाने लगता है। वो देवगुरु तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं देगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, काल कहता है। आपको कैसे पता कि मुझे मेरी शक्तियां नहीं मिलेगी? दक्ष रुककर पूछता है। तुम ही सोचो, तुमने क्या गलती की थी जो तुमसे तुम्हारे सारी शक्तियां छीन ली गई? काल कहता है। मैंने गलती की थी उसे टाइम, मुझे उन शक्तियों की समझ नहीं थी और इसलिए मैंने पूरे जंगल में आग लगा दी थी। इसी की वजह से मुझे मेरी शक्तियां ली गई थी। दक्ष कहता है, गलत। इतनी छोटी सी बात पर तुमसे तुम्हारी शक्तियां नहीं छीनी जा सकती, और उसे दिन वो आज भी तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी। गुरुदेव जिसे तुम बोलते हो, उसने वो आग लगाई थी। वो वहीं पर था जब तुम अपनी शक्तियों को आजमा कर देख रहे थे, तब उसने वो आग लगाई थी और बाद में उसी ने वो आग बुझा भी दी ताकि वो तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन सके। काल कहता है, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि गुरुदेव नहीं उसे दिन आग लगाई थी? भला उनको मेरी शक्तियों से क्या मिलेगा? मेरी शक्तियां तो मेरे अंदर ही हैं। उन्होंने कहा था समय आने पर वो बाहर निकाल देंगे ताकि मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं, और वही मुझे सिखाने के लिए इस गृह पर लेकर आए हैं ताकि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं। दक्ष कहता है, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। मैं तुम्हें बताता हूं, उसने तुम्हारी शक्तियां इसलिए ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके, और तुम्हें यहां पर इसलिए लेकर आया कि तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारे साथ है, और इस दौरान अगर तुम किसी खतरनाक बीस्ट के हाथों मारे जाते हो तो तुम्हारी सारी शक्तियां उसी के पास हमेशा के लिए रह जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काल कहता है। दक्ष सोचने लगता है कि काल सच बोल रहा है या झूठ। अगर वो गलत है तो आपके पास क्या सबूत है कि आप सही हो? दक्ष पूछता है। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी सारी शक्तियां वापस कर सकता हूं, काल मुस्कुराते हुए कहता है। मुझे अभी मिल शक्तियां नहीं चाहिए, पहले मैं अपने सभी पॉइंट्स पूरे करना चाहता हूं। एक बार इवॉल्व होने के बाद मैं अपनी शक्तियां लूंगा, ये मैंने डिसाइड किया है, दक्ष काल को बताता है। ये तो अच्छी बात है कि तुम बिन शक्तियों के ये सब सीखना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो यहां पर कितने खतरे हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां होगी तो तुम बहुत जल्दी अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर पाओगे और कुछ ही समय में यहाँ के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाओगे, काल कहता है। ये सच बोल रहा है या झूठ? क्या सच में गुरुदेव ने मेरे साथ ऐसा किया था? मुझे ऐसी गलती की सजा मिली जो मैंने कभी की ही नहीं, दक्ष सोचता है। दक्ष को बेचैन देखकर काल मुस्कुराने लगता है। वही एक और देव आश्रम में एक आदमी भागकर गुरुदेव के पास जाता है। गुरुदेव यहां पर वही स्पेसशिप देखी गई है जो दूसरे आश्रम पर आई थी और जिसने उस आश्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कहां पर है वो? गुरुदेव पूछते हैं। वो देव आश्रम से कुछ ही दूरी पर रुकी हुई है, वो आदमी कहता है। उसे आदमी की इतनी बात सुनते ही गुरुदेव वहां से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद उनको निशिका मिलती है। दक्ष कहां पर है? गुरुदेव पूछते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ टाइम से देखा ही नहीं, उसे अपने कमरे में होगा, निशिका कहती है। निशिका की बात सुनकर गुरुदेव जल्दी से दक्ष के कमरे में जाते हैं, लेकिन उन्हें दक्ष अपने कमरे में नहीं मिलता। ये लड़का मेरी बात मानता क्यों नहीं, गुरुदेव कहते हैं और दक्ष को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। गुरुदेव स्पेसशिप की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन वहीं पर हो सकता है। अगर एक बार दक्ष उसे स्पेसशिप में बैठकर वहां से चला गया तब गुरुदेव चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। गुरुदेव ने पहले ही एक रक्षक को खो दिया है, वो दूसरे को नहीं खोना चाहते, इसलिए गुरुदेव जल्दी से वहां पर जाने लगता। गुरुदेव को पता था कि वहां पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो अपने साथ सबसे बहादुर लोगों को ले लेते हैं, जिसमें निशिका चौधरी, विक्रम राठौर, बहादुर सिंह थे। साथ में उनके कुछ खास लोग भी उनके साथ आ रहे थे। ऐसा भी क्या आया हुआ है गुरुदेव जो आप अपनी बेचैनी से वहां पर जा रहे हो? विक्रम राठौर पूछता है। एक स्पेसशिप देखी गई है, मुझे शक है कि ये वही स्पेशल होगी जिसे दूसरे आश्रम को बर्बाद किया था और अब वो हमारे आश्रम के पास आई है। हमें उसे वहीं पर खत्म करना होगा, गुरुदेव कहते हैं और जल्दी से वहां पर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब गुरुदेव स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो स्पेसशिप वहां से जाने लगी थी। गुरुदेव उसके पास पहुंच पाते उससे पहले ही वो स्पेसशिप आसमान में जाकर गायब हो गई थी। ये तो चली गई गुरुदेव, विक्रम राठौर कहता है।
सब खत्म हो गया। गुरुदेव धीरे से कहते हैं, उन्हें पता था कि स्पेसशिप में जरूर काल आया होगा और वो दक्ष के लिए ही आया था और अब दक्ष को लेकर यहां से चला गया है। वैसे इस स्पेसशिप में कौन था? गुरुदेव निशिका पूछता है। जो भी था उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। दूसरी बार गुरुदेव कहते हैं और वापस देव आश्रम की ओर जाने लगते हैं। वो सब भी गुरुदेव के पीछे पीछे जान लेते हैं। ऐसा भी क्या ले गया वो जो गुरुदेव ऐसे कर रहे हैं? बहादुर सिंह बोलता है। क्या पता, गुरुदेव हमें कभी पूरी बात बताते ही नहीं। कुछ तो वो लेने आया ही था, इसलिए वो इतनी आसानी से यहां से चला गया। पिछली बार तो मैंने सुना था कि उसने पूरे के पूरे आश्रम के सभी लोगों को बुरी तरह से मार दिया और उसके बाद आश्रम को जलाकर वहां से चले गए। और मैंने ये भी सुना था कि उसमें केवल 3 ही लोग थे जिन्होंने ये सब किया था। विक्रम राठौर सबको बताता है। 3 लोगों के पास इतनी ताकत कि पूरे के पूरे आश्रम को खत्म करने की हिम्मत रखते हो। अगर ऐसे में वो ज्यादा आ जाए तो उनको रोकने वाला तो कोई नहीं होगा, बहादुर सिंह कहता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो वो चली गई है, अगली बार आएगी तब हम उसको देख लेंगे। अब हम तैयारी कर सकते हैं कि उन सबसे कैसे निपटा जाए। अगर गुरुदेव हमें उनके बारे में सब कुछ सही से बता दे तो कि उस स्पेसशिप में कौन था, विक्रम राठौर कहता है। गुरुदेव उनकी सारी बातें सुन रहे थे, इसलिए वो पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहते हैं, उनमें मानवर थे और उनका लीडर काल मौजूद था। हालांकि उन तीनों के अलावा बाकी के लोग काल को नहीं जानते थे, लेकिन वो मानवर को जरूर जानते थे, क्योंकि मानवर उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन काल का नाम सुनते ही उन तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुदेव सच बोल रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। क्या काल वापस आ गया? लेकिन वो तो इतने समय से देखा ही नहीं गया था ना, निशिका कहती है। वो अपने आप को मजबूत बना रहा था और अपनी सेना को और भी बड़ी कर रहा था, इसलिए वो इतने समय से यहां पर नहीं आया, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन फिर अब वो यहां पर क्यों है? विक्रम राठौर पूछता है। वो यहां पर किसी के लिए आया था और उसे अपने साथ ले गया, गुरुदेव कहते हैं। किसके लिए आया था वो और किसको ले गया अपने साथ? विक्रम राठौर पूछता है। जैसे ही गुरुदेव उसका नाम बताने वाले थे, इतने में उनका पीछे से एक आवाज आती है, आप सब यहां पर क्या कर रहे हैं? जब वहां पर देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। वहां पर दक्ष खड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक मरे हुए बीस्ट की लाश थी, जो देखने में बिल्कुल साधारण नजर आ रहा था, लेकिन बीस्ट के खून से दक्ष का कवच लाल हो गया था। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? विक्रम राठौर कहता है। विक्रम राठौर को अभी भी उसे दिन का गुस्सा था जिस दिन आर्य ने उसका क्रिस्टल चोरी कर लिया था। मैं तो यहां पर शिकार के लिए आया था, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है और उसे मरे हुए बीस्ट को नीचे गिर देता है। तुम सब यहां से जा सकते हो, गुरुदेव कहते हैं। वो सब गुरुदेव की बात नहीं डाल सकते थे, इसलिए वे सभी के सभी वहां से चले गए, लेकिन गुरुदेव ने दक्ष को वहीं पर रोक लिया था। तुम बाहर क्या कर रहे हो? गुरुदेव दक्ष से कहते हैं। आपने तो कहा था कि मैं किसी में बड़े मिशन पर नहीं जा सकता, और आपने ये भी कहा था कि मैं देव आश्रम के आसपास शिकार कर सकता हूं, इसलिए मैं ये छोटे मोटे शिकार करके अपने पॉइंट्स बढ़ा रहा हूं, दक्ष स्माइल के साथ कहता है। स्पेसशिप में से कोई तुम्हारे पास आया था क्या? गुरुदेव दक्ष से पूछते हैं। कौन सी स्पेसशिप? मेरे पास तो कोई नहीं आया, दक्ष कहता है। ठीक है, तुम वापस से देव आश्रम जाओ और वहीं पर रुकना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, गुरुदेव कहते हैं, और दक्ष फिर वहां से चला जाता है। मैं आपका यकीन करूं या उसे? पर दक्ष देव आश्रम जाते हुए सोचता है, कुछ समय पहले जब दक्ष काल से बात कर रहा था, तब काल ने कहा था, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। नहीं, मैं इसमें खुश हूं, मुझे अभी कुछ पता करना है, दक्ष काल से कहता है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, तुम यहीं पर रख सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस चाहिए या तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, काल बोलता है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी मदद करें, लेकिन मुझे इस समय किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, जब होगी तब मैं आपको बता दूंगा, दक्ष बोलता है। ठीक है, अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन तुम ये बात अपने गुरुदेव से मत कहना। अगर उनको ये बात पता चल गई कि मैं तुमसे मिलने आया था तो वो तुम्हें देव आश्रम में बंद कर कर रख देंगे या फिर ऐसी जगह पर छुपा देंगे कि तुम वहां से बाहर ही नहीं आ पाओगे,
काल कहता है और वहां से चला जाता है। काल के जाने के बाद दक्ष उसके बारे में कुछ देर सोता है और फिर वहां से वो भी जाने लगता है। जाते हुए ही उसे वो सभी लोग वहां पर खड़े हुए नजर आते हैं और फिर दक्ष उनके पास चला जाता है। देव आश्रम में एक कमरे के अंदर गुरुदेव एक रोबोट के सामने खड़े हुए थे और उसे बात कर रहे थे। वो देव आश्रम तक पहुंच गया है। वो दक्ष को लेने आया था, लेकिन वो दक्ष को अपने साथ लेकर नहीं जा पाया। उसे दक्ष कहीं पर भी मिल ही नहीं, शायद इसलिए वो वापस लौट गया। गुरुदेव कहते हैं, ये तो गंभीर बात है कि वो यहां तक आ गया है। अगर वो दक्ष को अपने साथ लेकर जाने में कामयाब हो गया तब सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम देव आश्रम में और भी मजबूत लोग ले आओ ताकि वो उसकी रक्षा कर सके और उसे मजबूत बने दो। उसे पर किसी भी तरह की रोक टोक मत लगाओ। अगर तुम उसे किसी भी चीज के लिए मना करोगे तब काल उससे उसी चीज का लालच देकर अपने साथ ले जाएगा। मैं उसको अच्छे से जानता हूं, वो हमेशा से यही करता आया हुआ है और आगे भी यही करेगा। वो लालच देकर दक्ष को अपने साथ मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम ऐसी कोई चीज मत छोड़ो जिसकी वजह से दक्ष के मन में लालच आए। गुरुदेव हां भरते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वही दक्ष अपने कमरे में आकर काल के बारे में ही सोच रहा था। जो उसने कहा उसे सुनने के बाद दक्ष कंफ्यूज हो गया था कि वो किस पर विश्वास करिए, गुरुदेव पर या उसे पर। जब तक मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ सही से पता नहीं चल जाता तब तक मैं उन दोनों में से किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। न तो मैं उसे आदमी की बात मानूंगा जो मुझे वहां पर मिला था और न ही गुरुदेव की दक्ष सोचता है। दक्ष सोच रहा था कि वो कुछ दिनों के बाद अपने मिशन पर चला जाए और वहां से आने के बाद आराम से इस बारे में पता करें, लेकिन इसके बाद निशिका ने दक्ष से कहा कि उसे इस मिशन को कुछ दिनों के लिए रोकना होगा और बाद में वो जाएंगे। लेकिन तुम ये मिशन कुछ दिनों के लिए रोक क्यों रही हो? ये पहले ही काफी दिन रख चुका है। दक्ष निशिका से पूछता है। अगर हम अभी चले गए तब गुरुदेव हमें रोक लेंगे और हमें वहां पर नहीं जाने देंगे, इसलिए कुछ दिनों तक यहीं पर रुको, फिर हम चलते हैं, निशिका कहती है। निशिका की बात सुनकर दक्ष वापस से अपने कमरे में आ जाता है। निशिका ने दक्ष से 1 महीना लिया था। उसने कहा था कि वो 1 महीने के बाद ही इस मिशन पर जाएगी और दक्ष के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर दक्ष के पास उसका ड्रैगन मौजूद होता तो शायद बात कुछ और होती, वो उसे पर बैठकर वहां तक पहुंच जाता। लेकिन अब जब वो उसके पास नहीं है तब उसे समुद्र को पार करने के लिए उसकी मदद की जरूरत है और इसीलिए उसे इंतजार करना ही होगा। दक्ष के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। निशिका ने मुझे 1 महीना दिया है। मैं इसे 1 महीने में अपनी दोनों जीन आर्ट की प्रैक्टिस कर लेता हूं और साथ में हर रोज मास्टर से भी सीखता रहूंगा ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बना सकूं, दक्ष सोचता है और अपनी जीन आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर। दक्ष अब लाइटनिंग बोल्ट को इस्तेमाल करके देखना चाहता था, इसलिए वो सीआर गेम के अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद वो एक मैच लगता है जिसमें उसके सामने एक लेवल 3 का एक लड़का मौजूद था। दक्ष कुछ देर तो उसके साथ ऐसे ही लड़ता रहता है जब दक्ष को लगता है कि ये काफी मजबूत है और समय आ गया है लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करने का। फिर दक्ष उसकी कास्ट कर देता है और देखते ही देखिए उस गेम के अंदर ही दक्ष के हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा नजर आती है जो बड़ी होती जा रही थी। फिर दक्ष उसे लड़के पर वो ऊर्जा छोड़ देता है। उसे लड़के की 70% हेल्थ बची हुई थी, लेकिन दक्ष के एक ही बार से वो लड़का आउट हो गया था और दक्ष वो गेम जीत गया था। दक्ष ये मैच जीतने के तुरंत बाद गेम से बाहर आ गया था क्योंकि एक ही बार से उसकी काफी हालत खराब हो गई थी। वो गेम था, इसीलिए दक्ष खड़ा हो पा रहा था। वो जानता था अगर वो इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में करता है तब इसका असर और भी बुरा हो सकता है, शायद उसे खड़ा भी ना हो पाया जाए। वो लड़का जो आउट हुआ था वो बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि वो वहां का सबसे मजबूत लड़का था और उसे अब तक किसी ने भी ऐसे नहीं हराया था, लेकिन दक्ष ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। दक्ष उसे कम लेवल पर था, लेकिन फिर भी वो जीत गया था। ये बात उसे लड़के को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। वो लड़का एक लीडर का बेटा था, जिस लीडर का नाम विक्रम राठौर था, जो दक्ष को अपना दुश्मन समझता था।
उसे लड़के का नाम रोहित राठौर था और वो जल्दी से अपने पिता विक्रम राठौर के पास जाता है और उनको इस मैच में जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताता है। रोहित की एक आदत थी, वो अपने हर एक मैच को रिकॉर्ड करता था ताकि उसे जो भी अच्छा लगे उसे वो इंटरनेट पर डाल सके ताकि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा जाने। लेकिन इस बार वो बहुत ही बुरी तरह से हारा था, इसलिए वो अपने पिता के पास जाकर वो वीडियो दिखने लगा था। विक्रम राठौर ने जब वो वीडियो देखी जिसमें रोहित के सामने वाला अपने हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा इकट्ठी करता है और रोहित पर मार देता है जिसे रोहित आउट होता है, उसको देखकर वो काफी हैरान था। इस जीन आर्ट को तो खत्म ही कर दिया गया है, फिर ये इसके पास कैसे हो सकती है? विक्रम राठौर सोचता है। आपको कुछ इसके बारे में पता है क्या कि ये कौन है? रोहित पूछता है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता लगा लूंगा, विक्रम राठौर कहता है और फिर रोहित को वो वहां से भेज देता है। रोहित को दक्ष हैकर नजर आ रहा था क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो दक्ष की आईडी और उसके बारे में बाकी की डिटेल लिखकर वो वीडियो अपलोड कर देता है। कुछ समय तक तो उसे वीडियो पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन समय के साथ साथ वो वीडियो वायरल होने लगती है और इसी के साथ दक्ष की गेमिंग आईडी लूजर भी, सभी लोग उसके साथ खेलकर ये देखना चाहते थे कि ये सच भी है या नहीं। कुछ समय के बाद कुछ और वीडियो अपलोड होती है। ये वो वीडियो थी जो पायल के दोस्तों ने बनाई थी जब दक्ष मास्टर के साथ लड़ रहा था। मास्टर को काफी लोग जानते थे। जब उन्होंने देखा कि दक्ष मास्टर के साथ कितने अच्छे से लड़ रहा है और लास्ट में मास्टर को घायल करके खुद ही गेम से बाहर हो जाता है, तब उनका शक और यकीन में बदलने लगता है कि दक्ष जरूर चीटिंग कर रहा है। लेकिन सभी लोग एक बार उसके साथ खेलकर ये देखना चाहते थे कि ये सच है या नहीं, क्योंकि ऐसी आर्ट आज तक किसी ने नहीं देखी थी। दक्ष को इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था और वो गेम के अंदर वापस चला जाता है ताकि वो मास्टर से सीख सके, लेकिन इस बार मास्टर उसे कुछ नहीं सीखने और उसे बात करने लगते हैं। तुम्हें लाइटनिंग बोल्ट कहां से मिली? मास्टर दक्ष से पूछते हैं। दक्ष हैरानी से मास्टर को देखने लगते हैं क्योंकि दक्ष ने मास्टर के सामने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया था। फिर दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि मास्टर को उसे बारे में पता कैसे चला। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं, दक्ष कहता है। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पिछले मैच में तुमने जिस हाइपर जीन आर्ट का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मास्टर कहते हैं। लगता है इनको उसके बारे में पता चल गया है, लेकिन कैसे? दक्ष सोचता है और फिर मास्टर से कहता है, हाँ मैंने वो सीखी है, लेकिन उससे क्या हो गया? दक्ष मास्टर से पूछता है। तुम जानते भी हो कि वो क्या है और कोई उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मास्टर दक्ष से पूछते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज है, मुझे ठीक लगी इसलिए मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया है, दक्ष सीधा मास्टर को कहता है। वो एक ऐसी आर्ट है जो इंसान को जान से मार सकती है, इसलिए उसको सीखने पर रोक लगा रखी है और उसे कोई नहीं सीख सकता, मास्टर कहते हैं। मास्टर की बात सुनकर दक्ष काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये आर्ट मुझे मार सकती है, लेकिन कैसे? दक्ष पूछता है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इसका इस्तेमाल करने पर ये तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को लेती है और उसी से सामने वाले पर हमला करती है। हालांकि इसका हमला काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ये जो ऊर्जा लेती है ये हद से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कई बार ये उसे इंसान की सारी ऊर्जा ले लेती है और फिर उसके अंदर सांस लेने तक की ऊर्जा नहीं रहती, इसलिए वो मर सकता है, मास्टर दक्ष को बताते हैं। ये इतनी खतरनाक है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं? दक्ष ये सवाल काफी देर से सोच रहा था, इसलिए वो मास्टर से पूछ ही लेता है। तुम पिछले मैच में किसी के साथ इस आर्ट के साथ लड़े हो गए और तभी तुमने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, तभी उसने उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया है और वो वीडियो वायरल हो गई है। और अब सभी ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें ये कहां से मिली, क्योंकि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, मास्टर दक्ष से कहते हैं। दक्ष सच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया और ये इतनी खतरनाक है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। अगर मैं इसको सीख लूं तो कोई ऐसा तरीका है क्या जिसे मैं अपने शरीर की सारी ऊर्जा दिए बिना इसका इस्तेमाल कर पाऊं? दक्ष पूछता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है। जितने लोगों ने इसको सीखा है वो सभी लोग इसके इस्तेमाल करते वक्त मारे गए हैं और जो लोग इसको सीख रहे थे उन सब ने इसको वहीं पर रोक दिया था और इसको आगे सीखना बंद कर दिया था। मैं तुमसे भी यही खाऊंगा कि इसको आगे मत सिखाना, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, मास्टर कहते हैं।
लेकिन इसको तो मैं सीख लिया है, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। अगर तुमने इसको सीख भी दिया है तब भी गलती से भी इसका इस्तेमाल कहीं पर भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है तब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मास्टर दक्ष से कहते हैं। और फिर दक्ष इस बारे में सोचने लगता है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, दक्ष मुस्कुराते हुए मास्टर से कहता है। दक्ष इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो इस बात को जल्दी से जल्दी खत्म कर देता है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात मान ली, नहीं तो मैं एक अपना हॉनर स्टूडेंट हो देता, मास्टर कहते हैं। तो अब हमारी ट्रेनिंग शुरू करें, दक्ष कहता है। हाँ क्यों नहीं, मास्टर कहते हैं और दक्ष को सीखना शुरू कर देते हैं। वीआर गेम से बाहर आने के बाद दक्ष अपने कमरे में आ जाता है और लाइटनिंग बोल्ट के बारे में सोचने लगता है। जैसा सब बता रहे हैं ये खतरनाक तो है, लेकिन मैं इसको काफी हद तक सीख चुका हूं, थोड़ा और सीख कर इसको बंद कर दूंगा, दक्ष सोचता है। और पहले के जैसे सुबह सनशाइन की ट्रेनिंग, शाम को लाइटनिंग बोल्ट की, और बीच में समय मिलने पर दक्ष मास्टर से तलवार चलाने के बारे में सीखने का फैसला लिया। दक्ष ऐसे ही 1 महीने तक हर रोज ये 3 काम ही करता था और अपने खाली समय में स्कल आइलैंड के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी और साथ में किताबें पढ़ने का काम कर लेता था, ताकि उसके पास अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी हो सके। 1 महीने होते ही निशिका दक्ष के पास आती है। हमें अब चलना चाहिए, गुरुदेव अपने किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले हम उसे मिशन पर जा सकते हैं, निशिका कहती है। ठीक है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, सबको बता देते हैं कि वो कल सुबह तक अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर ले, ताकि रास्ते में किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, दक्ष कहता है। और उसके बाद वो दोनों सभी को बता देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही वे 10 के 10 वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे साथ ये क्यों जा रहा है, राजेश गोयंका दक्ष की तरफ देखते हुए कहते हैं। मैंने जो टीम बनाई है उसमें सभी को बराबर हक है, इसलिए तुम उसे बारे में कोई बात नहीं करोगे कि मैं किसको लिया है और किसको नहीं, निशिका कहती है। दक्ष इस मिशन पर निशिका कोई लीडर बनाया था, वो सबके सामने नहीं आना चाहता था। अगर वो सबके सामने आता है तो कोई भी उसको अपना लीडर नहीं मानेगा, क्योंकि दक्ष को वहां पर आए हुए कुछ ही समय हुआ है और इस ग्रुप में दक्ष से भी ज्यादा मजबूत लोग पहले ही हैं, इसलिए वो दक्ष से जलते लगेंगे। ये सोचकर दक्ष ने निशिका को कहा था कि वो इस बारे में किसी को न बताएं कि ये मिशन उसका है, और निशिका भी इस बात के लिए मान जाती है। तो चलो मिशन इम्पॉसिबल शुरू करते हैं, विक्की कहता है और हंसने लगता है। हाँ यार, मिशन खतरनाक तो होने वाला है, लगता नहीं हम उसे पर कर सकते हैं या नहीं, राघव स्माइल के साथ कहता है। तुम दोनों चिंता के ऊपर रहे हो, हम साथ हैं ना, फिर किस बात का डर, दक्ष बोलता है। अगर किसी को डर लगे तो मुझे बता दो और मैं इस मिशन पर उसकी रक्षा कर सकती हूं, बदले में मुझे उसकी कीमत दे देना, पायल गोयंका अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान के साथ कहती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कीमत पर, दक्ष पायल से कहता है। और पायल दक्ष को अजीब सी निगाहों से देखने लगती है। अगर तुम सबकी बातें पूरी हो गई हो तो चले, निशिका कहती है। और फिर सभी देव आश्रम से बाहर निकल जाते हैं। वैसे हम उसे द्वीप पर जा रहे हैं, तो तुम में से कोई मुझे बताया कि हम समुद्र को कैसे पार करने वाले हैं, कबीर पूछता है। निशिका उसकी तरफ देखती है और कहती है, हम पहले समुद्र के किनारे तक जाएंगे, वहां पर हमारी जहाज खड़ी हुई है, उसके अंदर बैठकर हम वहां तक पहुंच जाएंगे और बाद में उसी की मदद से वापस भी आ जाएंगे। पर मैंने तो सुना था उसे समुद्र में काफी खतरनाक बीस्ट मौजूद है, प्रीत कहता है। हाँ, वहां पर खतरा तो है, लेकिन मैं सबसे मजबूत जहाज ली है जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है, निशिका प्रीत को बताती है। दक्ष पीछे पीछे चल रहा था और उसके पास में ही निशा चल रही थी। अगर तुम्हारा ड्रैगन हमारे साथ होता तो हम बिना किसी खतरे के वहां पर पहुंच सकते थे, निशा कहती है। दक्ष उसकी तरफ देखा है लेकिन कुछ बोलना नहीं। मैं जानती हूं कि तुमने उसे बारे में बात करने से मना किया है, लेकिन हम एक बार मिलकर उसको ढूंढ तो सकते हैं, वो कहां पर जा सकता है। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारा आगे का सफर आसान हो सकता है, निशा कहती है। दक्ष बस निशा को देखा है लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि दक्ष के ड्रैगन को गए हुए 2 महीने होने वाले थे, लेकिन वो वापस नहीं आया था और अब दक्ष ने उसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। दक्ष को लग रहा था कि वो अपने जैसों को ढूंढने गया है ताकि वो उनके साथ रह सके। वैसे दक्ष के पास डेविल चाइल्ड था,
लेकिन वो अभी भी एक छोटे बच्चे के जैसा ही नजर आ रहा था। वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ था। दक्ष ने उसे काफी चीज खिलाकर देखी थी, लेकिन उसी पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता था। वो 10 लोग थे, इसलिए रास्ते अर्जुन को किसी भी बीस्ट से नहीं लड़ना पड़ा। हर बीस्ट को पहले ही राजेश गोयंका और उसकी बहन पायल गोयंका मार देती थी और उनके क्रिस्टल को अपने पास रख लेती थी। वो अपनी ताकत दिखाकर सबको ये बताना चाहती थी कि इस ग्रुप में उनसे मजबूत और कोई नहीं है। लेकिन दक्ष को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस दूसरी चाबी के लिए जा रहा था, चाहे उसे इस मिशन पर एक भी शिकार क्यों ना मिले। फिर भी दक्ष खुश था अगर उसे वो चाबी मिल जाए। 2 दिन के सफर के बाद वो सभी के सभी समुद्र के पास आ जाते हैं। रास्ते में दक्ष को एक भी बीस्ट नहीं मिला था करने के लिए, ना ही उसके साथ निशा, कबीर, राघव, विक्की इनको मिला था। ऐसा लग रहा था कि वे 5 तो बस उनके पीछे घूमने के लिए आए हैं। दक्ष ने जो टीम सिलेक्ट की थी वो उसी के पास चल रही थी और निशिका की उसके पास। हालांकि इस मिशन पर दक्ष उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसे बात करने का सही मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे जा रहा था। जब वे समुद्र के पास पहुंचते हैं तब सभी हैरानी से अपने सामने का नजारा देखने लगते हैं। उनके सामने एक मजबूत जहाज खड़ा हुआ था जो देखने में किसी छोटी जहाज के जैसा था। हम 10 लोग हैं और मुझे लगा था कि तुम बड़ी जहाज लेकर आओगी, पायल निशिका से कहती है। बड़ी जहाज समुद्र में ठीक नहीं है, वो बिना वजह बीस्ट को अपनी तरफ बुलाएगी। छोटी जहाज का फायदा यह है कि जल्दी से किसी बीस्ट की नजर हम पर नहीं पड़ेगी। निशिका बोलती है। तुमको क्या लगता है हम उनसे निपटा नहीं सकते? पायल कहती हैं। बेशक तुम उनसे नहीं पड़ सकती हो, लेकिन समुद्र में लड़ना और समुद्र के बाहर लड़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और जहाज के अंदर चलो। ये जहाज दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन ये काफी तेज चलती है। इसकी मदद से हम जल्दी वहां पहुंच पाएंगे, निशिका सबको बताती है। पायल कुछ कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले सभी जहाज में चढ़ जाते हैं। सभी को जाता हुआ देख पायल उनके पीछे पीछे जहाज में आ जाती है। जहाज देखने में छोटा जरूर था, लेकिन उसके अंदर वो सारा सामान था जिसकी उनको रास्ते में जरूरत पड़ सकती थी। दक्ष तो खुश था। इस जहाज को लेकर दक्ष अपने फैसले पर दोबारा नहीं सोचता है कि उसने क्यों सबको अपने साथ लिया। सबके साथ होने पर दक्ष को बिना कुछ किए हुए यहां तक आने का मौका मिल गया, नहीं तो अब तक उसे पता नहीं कितनों से लड़ना पड़ता। सबके बैठने के बाद वो जहाज चलना शुरू कर देता है। उसे जहाज को निशिका चल रही थी। जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे तब दक्ष निशिका के पास जाता है। तो सारा सामान अच्छे से आ गया ना? दक्ष पूछता है। हाँ, अब तक तो आसमान आ गया है और जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है, निशिका कहती हैं। किसी को दूसरी चाबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, दक्ष धीरे से कहता है। दक्ष की बात पर निशिका हाँ मैं जवाब देती है। फिर दक्ष कुछ बोलते ही वाला था, इतने में पायल वहां पर आ जाती है। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? पायल दक्ष से कहती है। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही यहां पर आया था, दक्ष उसको जवाब देता है। मैं जानती हूं तुम जैसे लड़कों को तुम जरूर निशिका पर लाइन मारने के लिए आए होंगे, लेकिन मैं तुमको पहले ही बता दूं निशिका, तुम जैसे कमजोर लोगों से इंप्रेस नहीं होने वाली, पायल कहती है। पायल की बात सुनकर दक्ष उसको देखने लगता है, लेकिन कुछ बोलना नहीं। अब मुझको ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहां से, पायल कहती है। दक्ष को पायल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं है और अपने आप को शांत करके वहां से बाहर आ जाता है। दक्ष राघव विक्की के पास जाकर बैठता है। विक्की अपने बैग से एक बोतल निकलता है और उसे बोतल से गिलास भरने लगता है। ये तो क्या कर रहा है? दक्ष उसे कहता है। ये एनर्जी ड्रिंक है, इसको पीने के बाद किसी भी बीस्ट से जरा भी डर नहीं लगेगा, विक्की मुस्कुराते हुए कहता है और एक गिलास राघव को देता है। दक्ष उसको देखता है और कहता है, ये तो बियर है, तू क्या नशे में शिकार करने की सोच रहा है? बियर से कौन सा नशा होता है यार, इतना तो चलता है, विक्की कहता है और दक्ष की तरफ एक गिलास कर देता है। लेकिन दक्ष उसे गिलास को नहीं लेता। वो मिशन पर इन सब चीजों को नहीं पीने वाला था। उसे नहीं पता था कि कब कौन सा खतरा आ सकता है, इसलिए वो होश में रहना चाहता था ताकि वो उससे निपट सके। अरे ले ले, एक से कुछ नहीं होता, राघव कहता है। फिर विक्की भी उसके हाथ में वो गिलास पकड़ देता है
दक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उनके पास बैठ जाता है। इतने में निशा वहां पर आ जाती है। तुम सब क्या पी रहे हो? निशा पूछती है। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं पी रहे, विक्की घबराते हुए कहता है और बोतल को छुपा देता है। तुम सब ड्रिंक कर रहे हो? निशा कहती है। नहीं नहीं, हम तो बस जूस पी रहे हैं, राघव स्माइल के साथ कहता है। फिर निशान के पास बैठ जाती है और कबीर भी वहां पर आकर बैठ जाता है। तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम सब यहां पर ड्रिंक कर रहे हो? कबीर कहता है। अरे बस कर यार, सबको बताया क्या? विक्की कहता है। फिर कबीर कुछ नहीं बोलता और बस उनको देखने लगता है। कुछ देर के बाद जहाज समुद्र में काफी आगे आ जाती है। अब चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था। जहाज की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी थी। दक्ष कुछ देर आराम करने की सोचता है और एक अच्छी सी जगह देखकर लेट जाता है। अगर कोई खतरा है तो मुझे उठा देना, दक्ष विक्की और राघव से कहता है। चिंता मत कर, यहां पर कोई खतरा नहीं आने वाला, हम बिना किसी खतरे के ही पहुंच जाएंगे, विक्की कहता है। विक्की ऐसा बोलता ही है, इतने में जहाज से कोई चीज टकरा जाती है जिसकी वजह से जहाज पूरी तरह से हिल जाती है। दक्ष खड़ा हो जाता है और जल्दी से निशिका के पास जाने लगता है, लेकिन राजेश गोयंका उसको बीच में ही रोक देता है। तुम कहां जा रहे हो? राजेश गोयंका का दक्ष से कहता है। मैं निशिका से बात करने जा रहा हूं कि क्या हुआ है, दक्ष उसे कहता है और अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन राजेश गोयंका उसको वहीं पर रोक लेता है। तू पूछकर करेगी भी क्या हुआ? तुझ में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सबको बचा सके। तुझे क्या लगता है तू इस तलवार से आने वाले खतरों से निपट सकता है? तेरे पास तो एक अच्छी शोल भी नहीं है। फिर तो तू भूल ही जा कि तू कुछ कर भी सकता है। दक्ष के पास जो तलवार थी वो कोई शोल नहीं थी, वो एक फाइनल लेवल बीस्ट की तलवार थी, इसीलिए दक्ष उसको अपनी शोल में नहीं रख सकता था। उसे हर टाइम उसे उठाकर ही चलना पड़ता था। वो तलवार वैसे काफी भारी थी, लेकिन दक्ष के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसे इतनी मजबूत तलवार और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली थी। देख, मेरी और तेरी कोई लड़ाई नहीं है, हम इस मिशन पर साथ में आए हैं, इसलिए हम एक दोस्त की तरह रुक, तब इसमें हम दोनों का फायदा है, दक्ष राजेश से कहता है। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुझे झेलना पड़ रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू भी मेरे साथ इस मिशन पर आ रहा है, तब शायद मैं पहले ही निशिका से कहकर तेरा यहां पर आना मना कर देता, राजेश गोयंका दक्ष से कहता है और दक्ष के रास्ते में खड़ा हो जाता है। इतने में उसकी बहन पायल भी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ भाई? पायल पूछता है। ये सोच रहा है कि निशिका मैडम से बात करके आने वाले खतरे से निपट सकता है, इसीलिए उनसे बात करने अंदर जा रहा है, राजेश हंसते हुए कहता है। ये पहले भी उनके पास गया था और उन पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे आने पर ये मुझ पर ट्राई करने लगा, लेकिन फिर मैंने इसको वहां से भगा दिया और अब मेरी जाने के बाद फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, पायल गुस्से से दक्ष को देखते हुए कहती है। इन दोनों भाई बहन की दिक्कत क्या है? ठीक से रह नहीं सकते क्या? हर टाइम मुझसे लड़ना ही होता है, दक्ष उनको देखकर सोचता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। देखो, मुझे जाने दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, दक्ष उनसे कहता है। अब दक्ष को उन पर गुस्सा आने लगा था। अच्छा, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, क्या कर लेगा? पायल कहती हैं। दक्ष अपनी तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत करता है और पायल की तरफ देखने लगता है। दक्ष कुछ बोलते ही वाला था, इतने में उसको निशिका की आवाज आती है। ये सब क्या हो रहा है? देखो ना, ये फिर से आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, राजेश गोयंका कहता है। हाँ, तो आप रोकने वाले होते कौन है? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहां पर सभी एक समान है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए आप किसी को नहीं रोक सकते मुझसे मिलने के लिए। अगर अगली बार आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, निशिका राजेश गोयंका से कहती है। इनको छोड़ो, अभी क्या हुआ और बताओ, दक्ष सीधा निशिका से बोलता है। पक्का तो नहीं पता, पर हमारी जहाज किसी चीज से टकरा रही है, निशिका कहती है। निशिका कुछ बोल ही वाली थी आगे, इतने में वो जहाज एक बार और किसी चीज से टकरा जाती है और इस बार वो जहाज धीरे होने लगी थी। ये जहाज धीरे क्यों हो रही है? पायल पूछता है। मुझे नहीं पता, निशिका कहती है और अंदर चली जाती है। निशिका के पीछे बाकी सब भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद निशिका बोलती है, लगता है हमारी जहाज किसी चीज में फंस रही है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रही।
कोई बीस्ट हो सकता है क्या? दक्ष पूछता है। मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन ये समुद्र खतरनाक है, इसीलिए कुछ भी हो सकता है, निशिका सबको बताती है। हमारे पास कोई रास्ता है जिसे हम उससे बचकर निकल सके? दक्ष पूछता है। हाँ, तू तो ऐसे ही निकलने की सोचेगा, डर के मारे कहीं पर छुप जा, हम उसे बीस्ट को देख लेंगे, पायल कहती है। दक्ष कुछ नहीं बोलना और निशिका की तरफ देखने लगता है। नहीं, हमें नीचे जाकर देखना होगा कि क्या चीज जहाज को रोक रही है, निशिका कहती है। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूं, दक्ष निशिका से कहता है। रुक जा, नहीं तो बिना वजह मर जाएगा, राजेश गोयंका कहता है। मैं नीचे जाकर देखा हूं। फिर दक्ष कुछ नहीं बोलना। ठीक है, तुम प्रीत को अपने साथ ले जाओ और नीचे जो कुछ भी हो उसके बारे में हमें बता दो, निशिका उससे कहती है। निशिका की बात मानकर राजेश वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे पायल भी चली जाती है। अगर नीचे कोई बड़ा खतरा हुआ तो दक्ष उनके जाने के बाद पूछता है। अगर बड़ा खतरा हुआ तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, हमें किसी को तो नीचे भेजकर देखना ही होगा कि वहां पर आखिर है क्या, निशिका कहती है। अगर कुछ भी होगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा, दक्ष निशिका से कहता है। फिर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि प्रीत और राजेश गोयंका नीचे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। निशिका के आते ही वो दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं। उन दोनों ने एक सूट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो ऊपर खड़ी निशिका से बात कर पा रहे थे। तुम दोनों को कुछ नजर आया? निशिका पूछता है। अभी तक तो नहीं, हम और नीचे जा रहे हैं, प्रीत कहता है। ध्यान से जाना, निशिका उनसे कहती है। हमें कोई अजीब चीज नजर आ रही है, यहां पर कोई चमकीली रस्सियां नजर आ रही है, ये काफी मोटी रस्सियां लग रही है, राजेश गोयंका कहता है। फिर वे उसके पास जाने लगते हैं। उसके पास जाने के बाद राजेश गोयंका चिल्लाता है, ये कोई रस्सी नहीं है, ये एक ऑक्टोपस है, तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ, निशिका कहती है। फिर राजेश गोयंका और प्रीत जल्दी से बाहर की ओर आने लगते हैं, लेकिन कोई प्रीत का पैर पकड़ के उसे वापस अंदर की ओर खींच लेता है। कोई मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, प्रीत कहता है। उससे बचने की कोशिश करो, निशिका कहती है। राजेश गोयंका पानी के अंदर प्रीत को नीचे की तरफ जाता हुआ देखते हैं, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो बस वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है और जहाज के अंदर आ जाता है। क्या हुआ? प्रीत का है, निशिका पूछता है। उसको वो ऑक्टोपस ले गया। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। वो ऑक्टोपस काफी ज्यादा तेज था और उसने एक ही पल में प्रीत को नीचे खींच लिया, राजेश गोयंका बताता है। फिर निशिका नीचे की तरफ देखने लगती है और प्रीत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब प्रीत की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं नीचे जा रहा हूं, दक्ष निशिका से कहता है। तुम पागल मत बनो, जब मैं ही उसको नहीं बचा पाया तो तू क्या कर लेगा, राजेश गोयंका का अपनी आवाज में घमंड के साथ कहता है। मैं बिना कोशिश किया अपने एक साथी को ऐसे मरने नहीं दे सकता, दक्ष मुझसे कहता है और पानी के अंदर जाने के लिए एक सूट पहन लेता है। सूट पहनने के बाद दक्ष अपनी तलवार उठना है और सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। ये पक्का मारेगा, हमने एक को तो कोई दिया है और ये दूसरा भी ऐसे ही अपनी जान दे रहा है। पता नहीं तुमने क्या सोचकर इन सबको अपनी टीम में रखा है, पायल निशिका से कहती है। मुझे दक्ष पर पूरा विश्वास है, अगर वो कुछ उठा लेता है तो वो कर ही रहता है, निशिका बोलती है। पायल कुछ और बोलने वाली थी, इतने में निशा आगे आ जाती है। तुमने क्या कर लिया? और तुमने इतनी ही हिम्मत है तो तुम नीचे जाओ और प्रीत को लेकर आओ, निशा कहती है। हाँ, क्यों नहीं, मैं उसको लेकर आ सकती हूं, लेकिन वो माइक में कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि उसे ऑक्टोपस ने उसको खा लिया है। ऐसी में मेरा नीचे जाना बेकार होगा, पायल कहती हैं। दूसरी तरफ पानी के अंदर दक्ष तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। नीचे जाने के बाद उसको वॉल ऑक्टोपस नजर आने लगता है। वो ऑक्टोपस देखने में सफेद रंग का था और काफी चमकीला नजर आ रहा था। अच्छी बात यह थी कि वो जहाज के आधे साइज का था। अगर उसे बड़ा होता तो वो जहाज को तोड़ सकता था। दक्ष उसे पर हमला करने से पहले प्रीत को ढूंढना चाहता था, इसलिए दक्ष जहाज के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है, लेकिन प्रीत उसे कहीं भी नजर नहीं आता। मैंने जहाज के आसपास देख लिया है, लेकिन प्रीत यहां पर नहीं है, दक्ष निशिका को बताता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अब तक उसे ऑक्टोपस ने उसको खा लिया होगा। नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो, पायल अपनी आवाज में घमंड के साथ कहती है, मैं और नीचे जा रहा हूं शायद।
मुझे प्रीत के बारे में कुछ पता चल जाए। दक्ष कहता है और नीचे की तरफ तैरने लगता है। वो समुद्र काफी गहरा था। कुछ नीचे जाने के बाद ही दक्ष को प्रीत नजर आ जाता है, जिसको ऑक्टोपस ने पकड़ा हुआ था। मुझे प्रीत मिल गया, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर पायल के चेहरे का रंग मानो उड़ी जाता है। इस बार राजेश गोयंका ने कोई भी भविष्यवाणी नहीं की थी। पिछली बार उसने दक्ष के बारे में यही कहा था, लेकिन फिर वो वापस लौट आया था। वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी कसर उसकी बहन ने पूरी कर दी। अगर वो ठीक है तो उसको लेकर आओ, निशिका दक्ष से कहती है। मैं उसी की तरफ जा रहा हूं, दक्ष निशिका से कहता है। जब दक्ष उसके पास जाने लगता है, तभी ऑक्टोपस का एक हाथ उसकी तरफ आता है और दक्ष को लगने ही वाला था। तभी दक्ष पीछे हो जाता है, लेकिन पानी के झटका की वजह से वो पीछे चला जाता है। ये तो वही बात हो गई पानी में रहकर। मगर से बैर, इससे निपटना आसान नहीं होगा। अगर मेरे सूट को कुछ भी हो गया तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष उसके हमले से बचत हुआ प्रीत की तरफ जाने लगता है। जब दक्ष को मौका मिलता है तब वो उसे बीस्ट पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन तलवार का पानी में ज्यादा असर नहीं होता। दक्ष उतनी तेजी से पानी में बाहर नहीं कर पा रहा था जितना वो बाहर किया करता था। अब क्या दिक्कत है यार, इसको कैसे भी करें बाहर निकलना होगा, तभी मैं इसको मार सकता हूं, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष के मन में एक आइडिया आ जाता है जो थोड़ा खतरनाक तो था, लेकिन दक्ष को ये ठीक करता है। दक्ष तलवार उठाकर उसको अपने सामने कर देता है और इंतजार करने लगता है। जैसे ही अगली बार वो बीस्ट दक्ष की तरफ वार करता है, तब दक्ष अपनी तलवार को उसकी तरफ मारता है और एक खतरनाक झटका के साथ उसे ऑक्टोपस का एक हाथ कट जाता है। दक्ष ने यह सोचा था कि वो ऑक्टोपस की ताकत से ही उसे हर आएगी, इसलिए दक्ष ने ऑक्टोपस की स्पीड का फायदा उठाया और उसका एक हाथ काट दिया। हाथ काटते ही पानी में काला खून नजर आने लगता है और फिर वो ऑक्टोपस पीछे हटने लगता है। दक्ष को यही मौका ठीक लगता है और वो जल्दी से प्रीत के पास चला जाता है और अपनी तलवार से वार करके उसको ऑक्टोपस से छुड़ा देता है। इस टाइम प्रीत बेहोश हो गया था। हालांकि उसके सूट को कुछ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो सांस ले पा रहा था। अगर उसके सूट को कुछ हो गया होता तो शायद अब तक वो मर चुका होता। दक्ष प्रीत को अपने साथ लेकर उसे ऑक्टोपस से नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो उसको पकड़ के बाहर जाने लगता है और कुछ ही पलों में वो पानी से बाहर आ जाता है। दक्ष को प्रीत के साथ आता हुआ देख सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सिवाय दो लोगों के, एक पायल और दूसरा राजेश गोयंका। उसे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो। पायल के चेहरे पर दक्ष के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राजेश उसको रोक देता है और उसको शांत रहने का इशारा करता है। फिर दक्ष प्रीत को लेकर जहाज के ऊपर आ जाता है। जहाज के ऊपर आने के बाद वो उसको वहां पर लेट देता है। क्या ये मर गया? तुम इसकी लाश उठाकर क्यों लेकर आए हो? पायल कहती है। दक्ष गुस्से से पायल को देखा है और कहता है, ये अभी जिंदा है, बस ये बेहोश हुआ है। अगर तुम्हारे भाई ने पहले मदद की होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। तुम होते कौन हो? मेरे भाई के बारे में कुछ कहने वाले तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें यहां पर आए हुए कुछ ही समय हुआ है और अभी तक तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात करो। कहीं ऐसा ना हो किसी बीस्ट से पहले मैं तुमको मार दूं। पायल कहती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दक्ष फिर उसको कोई जवाब नहीं देता और प्रीत की तरफ देखने लगता है। निशिका उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ये ठीक है, पर इसको होश में आने में थोड़ा समय लग सकता है, निशिका सबसे कहती है। इतने में जहां से कोई चीज दोबारा टकराने लगती है। पूजा, तुम प्रीत को संभालो, हम देखते हैं। इस बार निशिका कहती है, इस बार मैं पानी के अंदर जाती हूं और उसे ऑक्टोपस को वहीं पर मार देता हूं। पायल गुस्से में कहती है। इससे पहले पायल कुछ कर पाती, इतने में जहाज के चारों तरफ ऑक्टोपस के हाथ नजर आने लगते हैं और देखते ही देखते वो जहाज को पकड़ने लगता है। इसको जल्दी से मारो, नहीं तो ये जहाज को डुबो देगा, निशिका कहती है। निशिका की बात सुनकर वो सब उसको करने के लिए जाने ही वाले थे। इतने में वो ऑक्टोपस जहाज के ऊपर आने लगता है और उसे ऑक्टोपस का बड़ा कर साफ नजर आ जाता है, जो देखने में किसी शैतान से काम नहीं लग रहा था। 1 मिनट रुक जाओ दक्ष, सबसे कहता है, तुम पागल हो गए हो? हमारे पास यही मौका है इसको करने के लिए। पायल कहती हैं, मैं इससे पानी के अंदर लड़ चुका हूं,
इसको पानी में मारना आसान नहीं है। अगर ये पानी के अंदर से हम पर हमला करेगा तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन हमारे पास ये मौका है। अगर ये जहाज के ऊपर आ जाता है तब हम इसको जहाज के ऊपर ही मार सकते हैं। दक्ष सबसे कहता है, तुम कमजोर हो इसलिए तुम इसको पानी के अंदर नहीं मार पाए, लेकिन हम इसको दोनों जगह पर मार सकते हैं। दक्ष की बात पर पायल कहती हैं, दक्ष निशिका की तरफ देखा है ताकि वो उनको रोक सके। निशिका को दक्ष की बात पर यकीन था और उसे ये भी पता था कि दक्ष कितना मजबूत है, इसलिए वो पायल को रोकते हुए कहती है, जैसा ये बोल रहा है वैसा करो, इसको जहाज के ऊपर आने दो, फिर हम इसको मारेंगे। लेकिन पायल नहीं रुकती और अपने खंजर जैसे हथियार से उसे ऑक्टोपस पर वार करने लगती है। पायल ने अपनी दोनों हाथ में नुकीले खंजर पकड़ रखे थे और पायल उसी के साथ वार पर वार करती जा रही थी। लेकिन कुछ देर हमले करने के बाद पायल पीछे हट जाती है और सबसे कहती है, ये एक लेवल 5 का डेविल बीस्ट है। तो इतनी देर से मैं तुमको और क्या बोल रहा था, अगर ही कमजोर होता तो ये पहले ही पानी के अंदर ही मरा जाता। दक्ष उसकी बात पर जवाब देता है। इतने में ऑक्टोपस अपना हाथ उठाकर जहाज के ऊपर जोर से मारता है, जिसकी वजह से जहाज पूरी हिल जाती है और उसके कुछ हिस्से टूट भी जाते हैं। हम ज्यादा देर नहीं रख सकते, ये पूरी जहाज तोड़ देगा, विक्की चलते हुए कहता है। विक्की की बात पर दक्ष उसे बीस्ट को देखने लगता है और जैसे ही वो बीस्ट एक और हमला करने वाला था, दक्ष जल्दी से उसे दिशा में भागने लगता है। लेकिन दक्ष के हमला करने से पहले ही वो बीस्ट दक्ष को बीच में ही पकड़ देता है और उसको उठाकर पानी के अंदर फेंक देता है। दक्ष को पानी में जाता हुआ देख सभी घबरा जाते हैं और उस बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल।